मेरा दिल आज भी वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए लोगों के लिए दुखता है। 本徳なる歓迎のお言葉に対し感謝します。 ये शब्द थे जापान के लॉन्गेस्ट और दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्परर मिचिनोमिया हिरोहितो के। हिरोहितो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने शासन में कई ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने लिए जगह बना ली। आज भले ही इनका नाम कहीं खो सा गया हो, लेकिन एक वक्त था जब इन्हें हिटलर और म्यूसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स से कंपेयर किया गया था। इन्हें वॉर क्रिमिनल, पावरलेस लीडर और गलत डिसीजन लेने के लिए न जाने कितनी बार क्रिटिसाइज किया गया। यही नहीं, हिरोहितो वही लीडर है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पर अटैक और वॉर में सरेंडर जैसे बड़े डिसीजंस लिए, जिसका जापान के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा। हालांकि कई बड़े लीडर्स की तरह इन्हें भी कई बार मारने की कोशिश की गई। इनकी खुद की आर्मी और नेवी ने इनके डिसीजंस को मानने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में मिली हार और जापान को बुरी तरह बर्बाद होने के बावजूद अपने देश और लोगों को काफी बेहतर तरह से निखार कर जापान को डेवलप्ड नेशन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर कौन थे हिरोहितो और कैसे ये हजारों एलिगेशंस के बाद भी जापान की गद्दी पर राज करने वाले लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्परर बने? क्यों वर्ल्ड वॉर 2 में मिली भयानक हार के बाद भी हिरोहितो जापान के एम्परर बने रहे? और क्यों एलाइड पावर्स ने हिरोहितो को वॉर क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाया? तारीख थी 29 अप्रैल 1901, जब जापान के टोक्यो में होने वाले राजा और रानी क्राउन प्रिंस योशिहितो और क्राउन प्रिंस सदाको के घर हिरोहितो का जन्म हुआ। हिरोहितो अपने माँ बाप के पहले चाइल्ड थे, जिस कारण आगे चलकर जापान के एम्परर की गद्दी भी इन्हें ही संभालनी थी। लेकिन इनके जन्म के समय इनके दादा यानी एम्परर मेइजी का राज था और उनकी मौत के बाद क्राउन प्रिंस योशिहितो यानी इनके पिता को जापान के एम्परर की गद्दी सौंपी गई। हालांकि रॉयल फैमिली में जन्म लेने के कारण हिरोहितो को बचपन से ही एक योद्धा और एम्परर बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिस कारण जन्म के केवल 10 हफ्ते बाद ही हिरोहितो को महलों में न रखकर कावामुरा सुमियोशी के घर पाला पोसा गया। सुमियोशी एक रिटायर्ड वाइस एडमिरल थे और इन्होंने हिरोहितो को अपने ग्रैंड चाइल्ड के तौर पर पाला था। लेकिन जब हिरोहितो 3 साल के हुए तो सुमियोशी इस दुनिया से चल बसे, जिसके बाद हिरोहितो और इनके छोटे भाई याशुहितो को दोबारा पैलेस बुला लिया गया। इसके बाद हिरोहितो जब 7 साल के हुए तो उन्हें एक ऐसे स्कूल में डाला गया जहां केवल रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ा करते थे। यहाँ हिरोहितो को मैथ्स और फिजिक्स से लेकर मिलिट्री और रिलीजियस मैटर्स तक पढ़ाए जाने लगे। लेकिन जिस चीज को सिखाने और समझाने में सबसे ज्यादा वक्त दिया गया वो फ्रूगैलिटी, पेशेंस, मैनलीनेस, सेल्फ कंट्रोल और डिवोशन जैसी वैल्यूज थी। वक्त के साथ साथ हिरोहितो एक समझदार अडल्ट बनने की राह पर थे, जिस कारण 11 साल की उम्र में उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हुए इंपीरियल जापानीज आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट और इंपीरियल जापानीज नेवी में एज एन एनसाइन कमीशन कर दिया गया था। राजा बनने के सारे तौर तरीके सीखने के साथ हिरोहितो का अपना पर्सनल इंटरेस्ट मरीन बायोलॉजी में था, जिस पर आगे चलकर उन्होंने कई बुक्स भी लिखी। हिरोहितो ने अपनी पूरी लाइफ में कई ऐसे डिसीजंस लिए जो वर्ल्ड मीडिया की नजरों में रहे और इन्हीं में से इनका एक डिसीजन अब्रॉड घूमने का भी था। दरअसल हिरोहितो जापान के पहले क्राउन प्रिंस थे जिन्होंने अब्रॉड न घूमने के ट्रेडिशन को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली और वेटिकन सिटी को विजिट किया था। अपनी इस ट्रिप के दौरान हिरोहितो ने कई देश के हायर रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात की, जिनमें यूके के किंग जॉर्ज 5 और प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज और इटली के किंग विटोरियो एमानुएल 3 से लेकर कई बड़े अधिकारी शामिल थे। अब्रॉड ट्रिप से जापान वापस लौटने पर हिरोहितो की लाइफ धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज होती चली गई। हिरोहितो जैसे ही जापान वापस आए उन्हें क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि प्रिंस रीजेंट का पद सौंप दिया गया। वो इसलिए क्योंकि इनके पिता योशिहितो मेंटल इलनेस के कारण अब सत्ता चलाने के काबिल नहीं थे। हालांकि ऐसे अचानक सत्ता हाथ में आ जाने से हिरोहितो को कुछ खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही इन्हें एम्परर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन इस समय हिरोहितो के साथ कई इंसिडेंट्स भी हुए, जिसमें से एक खुद हिरोहितो के असैसिनेशन की साजिश थी। लेकिन ये साजिश पूरी तरह से फेल रही और हिरोहितो को जान से मारने की कोशिश करने वाले डाइसुके नाम्बा को पकड़कर पूछताछ की गई, जहां डाइसुके को एक कम्युनिस्ट होने का क्लेम किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। असैसिनेशन अटेम्प्ट के कुछ दिन बाद ही 26 जनवरी 1924 को हिरोहितो ने अपनी डिस्टेंट कजिन प्रिंसेस नागाको कुनी से शादी कर ली।
शादी के कुछ महीने बाद ही दिसंबर 1926 में हिरोहितो के पिता योशिहितो की मौत हो गई और हिरोहितो को ऑफिशियली एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। एम्परर बनने के साथ ही ताइशो एरा का एंड हुआ और शोवा एरा की शुरुआत। दरअसल हिरोहितो के पिता के राज को ताइशो एरा का नाम मिला था, जिसका मतलब ग्रेट जस्टिस था, लेकिन हिरोहितो के राज को शोवा एरा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब एनलाइटेंड पीस है। वो बात अलग है कि इनके समय में जापान ने पीस जैसे शब्दों को कम ही देखा। अब फिर चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाइना जापान वॉर हो या न्यूक्लियर अटैक से सरवाइव करना हो, ये सब जापान ने हिरोहितो के शासन में ही झेला। लेकिन हिरोहितो के एम्परर बनने के समय किसी को आने वाली तबाही की जरा भी भनक नहीं थी। हिरोहितो के शासन में कभी इन्हें इनके नाम से नहीं बुलाया गया, बल्कि इन्हें संबोधित करने के लिए हमेशा हिज मैजेस्टी द एम्परर शब्द का प्रयोग किया जाता था। हिरोहितो के एम्परर बनने के बाद पूरी दुनिया में इनके रोल को लेकर बातें बनने लगी। हर किसी ने इनको अपने हिसाब से एक सक्षम राजा की तराजू पर तोला। इन्वेजन ऑफ चाइना, बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर और जापानीज सरेंडर टू द एलाइज पावर जैसे बड़े डिसीजंस के कारण दुनिया भर में इनकी निंदा हुई। इन डिसीजंस के कारण ही जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में करारी हार से लेकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि हिरोहितो एक पावरलेस एम्परर थे। इनके हाथ से इनके देश की सत्ता आर्मी और नेवी के हाथ चली गई थी। लेकिन एक मशहूर स्कॉलर ने अपनी किताब में साफ तौर पर इस बात को लिखा था कि जब हिरोहितो के आर्मी चीफ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट पर्ल हार्बर के साथ बाकी के कुछ पोर्ट्स पर अटैक का जिक्र किया, तो हिरोहितो के चेहरे पर ना कोई शिकन थी और ना ही कोई टेंशन। उन्होंने पूरे होश और आवाज में पर्ल हार्बर पर अटैक के आइडिया को अप्रूव किया था, जिसके बाद जापान की नेवी ने देर न करते हुए पर्ल हार्बर पर भयानक अटैक कर दिया, जिसमें अमेरिका के 2400 से भी ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में 2403 यूएस पर्सोनेल और 68 सिविलियंस शामिल थे। इस अटैक में 19 यूएस नेवी शिप्स और 8 बैटलशिप्स भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय और डैमेज हो गई थी। पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इस अटैक से पहले जो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली शामिल नहीं था, उसने खुलकर जापान को बर्बाद करने की कसम खा ली और बदले की आग में अमेरिका ने जापान का जवाब इनके देश के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक के साथ दिया, जो जापान को बहुत भारी पड़ा। आज भी कई लोगों का कहना है कि जो जापान न्यूक्लियर अटैक से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था, वो न्यूक्लियर अटैक के बाद सरेंडर करने के कगार पर आ गया। इसलिए अगर जापान ने अमेरिका के पोर्ट को ध्वस्त न किया होता, तो शायद वॉर का रिजल्ट और जापान का भविष्य कुछ और भी हो सकता था। हिरोहितो ने भले ही अपने समय में कई गलत डिसीजंस लिए हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां जापान के पीएम से लेकर कई बड़े अधिकारियों को वॉर क्रिमिनल्स का टैग देकर उन पर केस चलाया गया, तो वही हिरोहितो को एलाइड पावर्स के कई बड़े अधिकारियों ने इस जुर्म का हिस्सेदार बनने से रोक लिया, जिसका मेन कारण जापान के भविष्य को सिक्योर करना ही था। एलाइड पावर्स का मानना था कि अगर हिरोहितो को बचा लिया गया तो उन्हें जापान में आगे अपनी सरकार बनाने और चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हिरोहितो ने जापान के एम्परर की गद्दी संभाली तो जापान की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था, लेकिन इसके साथ ही देश में मिलिट्री और नेवी की पावर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, वो भी दोनों कानूनी और गैर कानूनी तरीके से। साथ ही जापान में 1900 से ही कैबिनेट के फॉर्मेशन पर पूरी तरह से इंपीरियल जापानीज आर्मी एंड इंपीरियल जापानीज नेवी की वीटो पावर थी। यही नहीं, हिरोहितो के एम्परर बनने के साथ ही एक यूनिवर्सल मेल सफरेज लॉ भी पास किया गया था, और जिस कारण इस समय पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी प्री वॉर पावर्स की हाइट पर थी। देश में इतने सारे चेंजेस के साथ ही यहाँ एम्परर का कम और मिलिट्री की ज्यादा चलने लगी थी, जिस कारण 1921 से लेकर 1944 तक करीब 64 सेपरेट पॉलिटिकल वायलेंस नोट किए गए, जिसमें 1932 में प्राइम मिनिस्टर इनुकाई सियोशी तक का असैसिनेशन कर दिया गया। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यही वो समय था जब मिलिट्री पर से सिविलियंस का कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एक समय तो ऐसा भी आया जब खुद हिरोहितो के असैसिनेशन की कोशिश की गई, और इस बार ये कोशिश किसी कम्युनिस्ट ने नहीं बल्कि एक कोरियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ली बोंग चैंग ने की थी। लेकिन इस बार भी हिरोहितो बाल बाल बच गए। इन सभी इंसिडेंट्स के बीच जापान की मिलिट्री ने कई बार कू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इनके हाथ खाली ही रहे।
भले ही हिरोहितो की मिलिट्री अपनी मनमानी कर रही हो, लेकिन एक एम्परर होने के नाते उन्होंने अपने देश को मजबूती से बचाए रखा। एम्परर के खिलाफ इस कू की साजिश एक जूनियर आर्मी ऑफिसर्स ने रची थी, जिसमें कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ खुद हिरोहितो के भाई यासुहितो और प्रिंस चिचिबू भी शामिल थे। इस कू का मेन कारण डाइट इलेक्शंस में मिलिट्रिस्ट फैक्शन की ओर से पॉलिटिकल सपोर्ट की कमी होना था। मिलिट्री के लगातार विद्रोह के कारण जब चीफ शिगेरू होंजो ने हिरोहितो को कू की हर एक वजह को समझाया, तो हिरोहितो ने इमीडिएटली रिवॉल्ट करने वाले सभी ऑफिसर्स को रिबेल्स घोषित करने और रिवॉल्ट को शांत करवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद आर्मी मिनिस्टर योशियुकी कावाशिमा ने फौरन एम्परर के खिलाफ हो रहे सभी रिवॉल्ट्स को दबवा दिया। हिरोहितो की सत्ता में एक परेशानी ये भी थी कि देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए वो पॉलिटिकल पार्टी से ना आकर मिलिट्री से आए, जिस कारण कू के चांसेस अधिकतर बने रहते थे और इन मिनिस्टर्स में से भी कुछ को खुद हिरोहितो निकाल देते या उनका असैसिनेशन करवा दिया जाता। इन सभी इंसिडेंट्स के बीच जापान का चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट दिन पर दिन बढ़ता चला गया और इसी बढ़ती टेंशन के बीच जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर उसे अपने कंट्रोल में करने का पूरा प्लान बना लिया। लेकिन इसके लिए उन्हें रीजन की जरूरत थी, क्योंकि अगर बिना किसी रीजन के जापान चाइना में अपनी मिलिट्री भेज देता तो दुनिया भर में जापान की निंदा होना तय थी। तो बस इसी रीजन को खोजते हुए 1931 में जापानीज आर्मी ऑफिसर्स ने सो कॉल्ड मंचूरियन इंसिडेंट का खेल रचा, जिसमें जापानीज ऑफिसर्स ने खुद अपने यहाँ रेलवे एक्सप्लोजन करवाए, लेकिन ब्लेम चाइना के सिर थोप दिया और इसी एक्सप्लोजन को कारण बनाकर जापानीज मिलिट्री चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में घुस गई और मंचूरिया को टेक ओवर कर लिया। जापानीज आर्मी ने चाइना के कई पार्ट्स में बुरी तरह तबाही मचा दी। चाइना की कई टेरिटरीज को कब्जाने के समय जापान के सोल्जर्स ने कई अनएथिकल और अनजस्टिस काम भी किए। जैसे इस पूरे वॉर में जापान के सोल्जर्स ने करीब 20 से 30 मिलियन चाइनीज सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें करीब 23 मिलियन लोग एथनिक चाइनीज थे। जापान ने इस वॉर में चाइना के इतने लोगों को खत्म किया जितना कि नाजी हॉलोकॉस्ट में भी नहीं किया गया था। चाइना के इतने लोगों को एक बार में मारने के इस भयानक इंसिडेंट को रेप ऑफ नैनकिंग के नाम से भी जाना जाता है। जापान ने मंचूरिया को कैप्चर कर वहां अपनी पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी। मंचूरिया के साथ ही जापान ने आसपास के एरियाज को भी कैप्चर करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। अब हिरोहितो को इस वॉर में हुए हर एक मर्डर और रेप की खबर थी। उसे ये भी पता था कि जिस तरह से दुनिया में जापान के इस मास मर्डर की निंदा हो रही है वो उनके देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हिरोहितो ने अपनी मिलिट्री को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह खासकर हिरोहितो का डर बताया जाता है। हिरोहितो को डर था कि अगर उसने मिलिट्री को रोकने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री उसे ही उसकी गद्दी से उतार फेंके। इस डर के कारण ही हिरोहितो ने सेकेंड सिनो जापानीज वॉर में केमिकल वॉरफेयर के इस्तेमाल और किसानों तक को बर्बाद करने की इजाजत दे दी। हिरोहितो चाहते हुए भी रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। एक तरफ सेकेंड सिनो जापानीज वॉर तो वही दूसरी ओर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सितंबर 1940 में जापान ने नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली के साथ ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत अब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर का हिस्सा बन गया और एलाइड पावर की ओर दीवार बनकर खड़ा हो गया। हालांकि इस पैक्ट के सही मायने एक दूसरे के लिए मुसीबत के वक्त खड़ा होना था, यानी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई भी कंट्री इन 3 देशों के खिलाफ खड़ी होती है तो ये सभी एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। पैक्ट साइन करने के साथ ही जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाई करने के लिए वहां अपने ट्रूप्स भेज दिए, जिस बात से नाराज यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसमें ऑयल एंड स्टील भी शामिल थे। अब वैसे तो पहले ही अमेरिका और जापान के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे थे, लेकिन इस प्रतिबंध के बाद जापान का अमेरिका को लेकर पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया और जापान ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर लड़ाई करने का डिसीजन ले लिया। हिरोहितो को भी अपनी सरकार की बात एकदम ठीक लगी और उसने वॉर के बीच में ही अमेरिका के पोर्ट पर्ल हार्बर को अपना निशाना बना लिया, जिसके बाद जापान ने दिसंबर 7, 1941 को होनोलुलु हवाई के नजदीक यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर को बॉम्बिंग करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका ने भी देर ना करते हुए अगले ही दिन जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसका रिजल्ट जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक के साथ ही एलाइड पावर्स की जीत के रूप में हुआ।
हालांकि न्यूक्लियर अटैक के पहले आने वाले 7 महीनों तक जापान ने डच ईस्ट इंडीज, ब्रिटिश सिंगापुर, न्यू गिनी, फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पैसिफिक के नंबर ऑफ अदर लोकेशंस को सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन जून 1942 आते आते जापान का वॉर में रोल बदलने लगा, स्पेशली ग्वाडल कैनाल की बैटल के बाद। और फाइनली 1944 आते आते जापान के लीडर्स को समझ आ गया था कि अब वॉर में उनका जीतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी जापान के एम्परर हिरोहितो ने एटॉमिक अटैक तक लड़ाई लड़ी और वॉर जीतने के लिए अपनी हर एक कोशिश की। दुनिया का पहला और आखिरी न्यूक्लियर अटैक वो जापान के ऊपर किया गया। इस अटैक के बाद हालांकि अमेरिका को भी दुनिया की खरी खोटी सुननी पड़ी, लेकिन एट लास्ट कई लोग आज भी यही मानते हैं कि ना जापान ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में छेड़ा होता और ना अमेरिका इतनी बेरहमी से बदला लेता। लोग आज भी हिरोहितो को पर्ल हार्बर को निशाना बनाना उनके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। पर्ल हार्बर पर अटैक के साथ ही अमेरिका ने एटॉमिक वेपन डेवलप करना शुरू कर दिया था और बाद में इस अटैक को जापान के पर्ल हार्बर अटैक का बदला बताया। कई हिस्टोरियंस आज भी इस बात को मानते हैं कि एम्परर हिरोहितो चाहते तो इस वॉर को आगे ही ना बढ़ने देते। वो इसे रोक सकते थे क्योंकि उन्हें पहले ही इस बात की खबर लग गई थी कि जापान का जीतना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, प्रिंस फूमीमारो कानो इकलौते ऐसे सीनियर स्टेट्समैन थे जिन्होंने फरवरी 14, 1945 को हिरोहितो की वॉर ऑफिशियल मीटिंग में सरेंडर के प्रस्ताव को पेश करने की मांग की थी। लेकिन हिरोहितो ने सरेंडर के मुद्दे को तवज्जो न देकर वॉर को आगे बढ़ाए रखना चाहा। हिरोहितो को लगता था कि आने वाले अगस्त तक सोवियत यूनियन पीस को मद्देनजर रखते हुए नेगोशिएटिंग टर्म्स पर आ जाएगा। हिरोहितो के साथ बाकी के अधिकारियों ने भी सरेंडर के डिसीजन को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उन्हें एम्परर की गद्दी को संभाले रखने की चिंता थी। वो नहीं चाहते थे कि सरेंडर के बाद कोई और उनके देश पर आकर राज करे। लेकिन न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान की वॉर को कंटिन्यू रखने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस कारण 1945 में अगस्त 15 को पहली बार जापान के एम्परर ने रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अपने पूरे देश को सरेंडर का डिसीजन सुनाया। जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर के बाद यहां यूएस के द्वारा फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाने लगा, जिसमें एम्परर का रोल केवल सिंबल ऑफ द स्टेट बने रहने तक ही था। सरेंडर के कारण जापान को अमेरिका की सारी बातें माननी पड़ी और अपने देश को ना चाहते हुए भी यूएस के अकॉर्डिंग चलाना पड़ा। नए कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से स्टेट में एम्परर की पावर होना या ना होना बराबर ही हो गया। लेकिन वॉर के बाद जिस हिरोहितो को पहली बार इनके देश ने सरेंडर के वक्त सुना था, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। हिरोहितो अब ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लोगों से मिलते, उनकी दुख तकलीफें सुनते और पब्लिकली भी खुलकर बात किया करते। सरेंडर के बाद 1947 में हिरोहितो ने न्यूक्लियर अफेक्टेड एरिया हिरोशिमा भी विजिट किया और पब्लिकली एटॉमिक अटैक के लिए यूएस को क्रिटिसाइज किया। यही नहीं, यहाँ हिरोहितो ने वॉर के समय अपने रोल को लेकर दुख भी जताया। हिरोहितो इस बात को साफ तौर पर जानते थे कि वो चाहते तो बहुत कुछ होने से रोक सकते थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और ये बात हिरोहितो को हमेशा सताती रही। हालांकि अपनी कंट्रोवर्शियल लाइफ को हमेशा डिफेंड करने पर मजबूर हिरोहितो 1989 में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। हिरोहितो ने अपनी आखिरी सांसें इंपीरियल पैलेस में ही ली और इनकी मौत के बाद इनके बेटे आकिहितो ने जापान के राजपाट को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले।